नमस्कार। गुफ्तगू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रौनक पारिक। आज का हमारा फेसबुक लाइव है वायुसेना दिवस को लेकर के। आज का दिन पूरे देश में उत्साह के साथ आज का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बात करें तो वायुसेना दिवस पर पूरा देश जश्न मना रहा है, साथ में वायुसेना है वो भी लगातार जश्न मना रही है। कहीं ना कहीं आज के दिन आपने देखा कि किस तरीके से वायुसेना ने अपनी जो ताकत है वो वहां पर दिखाई है और लगातार तरीके से हर तरीके से अपनी ताकत को दिखाकर के दिखा दिया है कि भारतीय वायुसेना किसी से कम नहीं है। बात करें देश का वायुसेना यानी कि देश की जो वायुसेना है वो 89वां बर्थ यानी कि 89वां बर्थ अपना मना रही है। भारतीय वायुसेना है जो विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी वायुसेना है। लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना आज अपना दम पूरे विश्व में दिखा चुकी है। हमारे साथ जो आज खास मेहमान होंगे वो रिटायर्ड एसएस धूलिया है जो वायुसेना ग्रुप के कैप्टन हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो साझा करेंगे अपने पल कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वायुसेना में निकाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का लगातार गौरव है वो आगे बढ़ रही है। देश की वायुसेना हमारे को गर्व है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा देश आज वायुसेना दिवस मना रहा है। उसके लिए हमारे न्यूज चैनल सिंस इंडिपेंडेंस की ओर से प्लस हमारे दर्शकों की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम पूरा देश वायुसेना पर हमें हमारा गर्व है। हमारे देश के हर एक युवा को, हर एक नौजवान को, पूरे देश को आप पर और आप हमारी वायुसेना पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको होना भी चाहिए गर्व कि जिस तरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है वर्ल्ड में कहीं भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती जितनी इंडियन एयरफोर्स में होती है। और बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले जी बताएं सर। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बात करते हैं एयरफोर्स की फ्लाइंग की और जब हम बात करते हैं वार की, लड़ाई की, मैं आपको बताऊँ एयरफोर्स में पायलट के लिए हर रोज लड़ाई होती है। उसका पूरी जिंदगी जब तक वो एयरफोर्स में कॉकपिट में है वह उस दिन हर रोज उसकी लड़ाई है। उसकी जो प्रैक्टिस होती है सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि लाइव हम रोज नहीं डालते, लाइव हम सिर्फ कभी जब एक्सरसाइज होती है तभी डालते हैं, अदरवाइज बाकी सारी प्रैक्टिस हर रोज होती है। तो अगर आप ये समझो कि मतलब पायलट रिलैक्स कर रहा है, एयरफोर्स रिलैक्स कर रही है, वो लोगों की गलत फहमी है। नहीं सर, हमारी भारतीय वायुसेना है उस पे हमें बहुत गर्व भी है। लगातार वो बहुत बेहतरीन काम करती है, चाहे वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करना हो, चाहे वो दुश्मनों को धूल चटाना हो। हमारी भारतीय वायुसेना किसी से भी कम नहीं है। सर सबसे पहले बात करें आपकी लाइफ जर्नी को लेकर के, आपकी जो जर्नी वायुसेना में रही है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को वो बताएं कि किस तरीके से आपकी जो जर्नी है वो वायुसेना में रही है, किस तरीके का आपका अनुभव है वो वायुसेना में रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, आप उन्हें आगे शेयर करें, हमारे दर्शकों के साथ उन्हें शेयर करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं यहाँ जयपुर में जो वनराज एयरविंग एनसीसी है उसको ज्वाइन किया मैंने। यहाँ मैंने कुछ फ्लाइंग की। यहाँ एक ग्लाइडर हुआ करता था उस टाइम, एंड उस ग्लाइड का एक कंपटीशन होता ऑल इंडिया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया और उसमें मैं गोल्ड मेडल मिला मुझे। जब मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया तो एयरफोर्स में उस टाइम मतलब हर रोज छटनी होती थी। ये नहीं कि आपने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप तक पायलट बन के निकलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मान के चलो हर रोज ये होता था कि आज वो सस्पेंड हो गया, आज वो सस्पेंड हो गया। उस टाइम में, हमारे टाइम में मतलब उसको घर भेज दिया जाता था। आजकल तो जो पायलट से मतलब मान लो सस्पेंड होता है तो उसको ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है, पर हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो एक तरह से मतलब तलवार लटकी रहती थी कि अगर आपने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो आपका मतलब कोई फ्यूचर नहीं है मतलब एयरफोर्स के अंदर। आफ्टर ट्रेनिंग में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई मतलब फॉरवर्ड एरिया में फ्लाइंग करने का मुझे मौका मिला, जहाँ लेह लद्दाख की जहाँ बात करते हैं उस एरिया में मैंने काफ़ी फ्लाइंग की। और उस एरिया की जो फ्लाइंग है वो चैलेंजिंग है।
अभी तो मौसम मतलब इन्वायरमेंट काफी चेंज हो गया। उस टाइम भी मतलब आज भी कर वहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है, तो हमारी जो फ्लाइंग होती थी वो सुबह मतलब 1 बजे तक हम फ्लाइंग खत्म कर देते थे। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी होती थी तभी हम फ्लाइंग करते थे, नहीं तो जो फ्लाइंग होती थी सुबह, और सुबह हमारी रोज कम से कम 5 से 7 घंटे होती थी। जो आप जो बात कर रहे हो, जो मतलब जहाँ मतलब त्रिशूल की बात करो, जो डीपीओ की बात करो, वो उस टाइम हमारे टाइम में जो उस एरिया की जो सिचुएशन थी, अगर आज आज जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज का जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम होता तो आज इंडिया को ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं होती। तो दिस वाज आल्सो चैलेंजिंग फॉर अस। फिर चालू हुआ अपना सियाचिन ग्लेशियर, तो जी उसमें भी मतलब हाँ, उसमें भी एक मान के चलो, मैं आपको जस्ट कहना चाहता हूँ सियाचिन ग्लेशियर से मतलब वहाँ जो भी आदमी सर्व करता है वो सीधा हेवन में जाता है, ये गारंटेड है। क्योंकि वहाँ जो भी अगर सेव करता है, आप देख लीजिए, आपके पास राशन है, आप राशन खा नहीं सकते, आपको मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जी आप वहाँ वहाँ आप ऑक्सीजन के बिगड़ मर सकते हो, आप क्रेवर्स में गिर सकते हो, आप दुश्मन के गोले से गिर सकते हो, आप सर्दी से गिर सकते हो, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। तो आप सोच लीजिए, बंदा ऊपर से नीचे आता है तब वो अपना नाम भूल जाता है। तो आप देखिए, अगर कोई आदमी उसमें से आता है तो उसके लिए तो नीचे एक हेवन ही है। जहाँ तक उसमें जो हमारे बंदे फ्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी वो चैलेंज। मेरी ज्यादातर फ्लाइंग मैं जी ज्यादातर फ्लाइंग मेरी ज्यादातर फ्लाइंग मतलब फॉरवर्ड एरिया मेरी। फिर उसके बाद मैं गया चाइना बॉर्डर साइड में, उस एरिया को भी मैंने खूब अच्छी तरह से देखा। और उस एरिया में भी मतलब वो एरिया टोटली डिफरेंट था, जो इससे कि आपने सुबह आप फ्लाइंग करके फॉरवर्ड एरिया में जा रहे हो और पीछे लगा कि क्लाउड आ गए, आपको पता ही नहीं है मतलब किस मौसम से किधर से आपको निकलना है। जी तो ये मतलब फ्लाइंग में काफी चैलेंजिंग है, टास्क है ये। कई कैजुअलिटी भी हुई है लोगों की मतलब, बट जब भी हमारे जो ट्रेनर होते हैं, दे आर वेरी इंस्ट्रक्टर होते हैं, बहुत स्टिक होते हैं, एंड दे गिव अ वेरी थोरो ट्रेनिंग, और उसके बाद ही वो हमें क्लियर करते हैं। बिल्कुल सर, सेना का जो अनुशासन है वो वाकई काबिल तारीफ होता है, क्योंकि सेना सेना जो है वो हमारे अनुशासन से ही आगे बढ़ती है, और पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश को चाहता है कि हर किसी को सेना से अनुशासन का पाठ तो सीखना चाहिए। सर जैसे आपने बात की चाइना की, आपने बात करी, तो चाइना से हर बार हर तरीके से कहीं ना कहीं भारत के क्लैशेस होते रहे हैं। तो बात करें सेना की ताकत को लेकर के भी, तो चाइना का जो एयरफोर्स है वो लगातार अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा है। तो किस तरीके से देखें कि भारत और चाइना का जो एयरफोर्स है, क्या उनमें डिफरेंशिएशन है, क्या भारत को और चीजों की जरूरत है जिससे कि वो अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं जहां से हमें खतरा होता है उससे अपने देश की रक्षा को कर सकें। देखिए, नो डाउट चाइना के पास हमसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मशीन इकली फाइट नहीं करती, जी उस मशीन के पीछे कौन है वो फाइट करता है, वो बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है। तो उनके पायलट में हमारे पायलट में बहुत रात दिन का फर्क है। और जहां तक मतलब फ्लाइंग की मतलब जो एयर स्ट्राइक की बात है, कि जिसने पहले स्ट्राइक कर दी वही विनर है, इतना मैं आपको बता दूं, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, जिसने जी। पहले मतलब एग्रेसिव रहा वही विनर है। और जो लेकिन अब सर जो लड़ाई भारत, जी 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 अब सर जो बताएं। अब जो लड़ाई होगी वो जी एयर पे लड़ाई होगी। जी। लेकिन सर बात करें कहीं ना कहीं, तो जो चाइना का एयरफोर्स है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह आपने बात करी कि आपने 1978 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 2008 में आपने वहां पे रिटायरमेंट लिया प्रीमेच्योर। तो सर 1978 में जब आपने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 2008 के आसपास जब आपने रिटायरमेंट लिया, तब से और तब में क्या आपको बदलाव देखने को मिले थे एयरफोर्स के अंदर? देर नो डाउट मतलब कि बदलाव तो हुए हैं, नए एयरक्राफ्ट आए हैं, नए मशीन आए हैं, मतलब उसका तो कोई डाउट नहीं है। पर जी जिस स्टेज से आने चाहिए थे, जिस स्टेज पे आने चाहिए थे, उस स्टेज पे नहीं आए। जिस तरह से अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, जब ये मतलब कि इस नई गवर्नमेंट को आने के बाद मतलब कि जो डेवलपमेंट हुआ है फॉर हर चीज के लिए, देखिए आपके पास अगर एयरक्राफ्ट है, अगर आपके पास मिसाइलें नहीं है,
मैं आपको एक नॉर्मल, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे कारगिल के टाइम में हम मोर और लेस, मतलब आपको, मुझे शर्म तो आती है इस बात को कहने में कि हम फेल हो गए थे कारगिल के जी टाइम। हमें काफी, मतलब वी लॉस्ट, और मतलब काफी हमने जवान लॉस्ट कर गए थे, मतलब उसमें जब एयरफोर्स को टास्क दिया तो हमारे पास, मतलब वो टारगेट को सीधे, जो जिसको हम कहते हैं लेजर बम, वो हमारे पास नहीं थे। और आप ताजुब करोगे उस टाइम कर, मैं मुझे इतना तो नहीं, पर उस टाइम एक लेजर बम की कॉस्ट थी अराउंड 1 करोड़ रुपीज उस टाइम। हमारे जब ये पता लगा कि उसके बगैर हम उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो हमारे इंजीनियरों ने, मतलब उन्होंने ये चीजें मतलब डेवलप की, और हमारा जो नॉर्मल जो देसी बम था उसको उन्होंने लेजर बम में कन्वर्ट किया। और जब वो लेजर बम कन्वर्ट हुआ, वही टर्निंग पॉइंट था हमारा, कि जब उनके हर टारगेट पे वो मतलब लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मतलब किसी भी फोर्स को मतलब प्रिपेयर कर भी दिया, अगर आपके पास मतलब आइटम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारे पास मतलब कितना, मैं आपको बताऊं, एक से बढ़कर एक पायलट है, एक से बढ़कर एक इंजीनियर है। सबसे अगर कोई कमी है तो हमारे पास है, मैं कमी है तो विल की कमी है। अगर हम इस जो ब्रेन, जो हमें जो आज अमेरिका जो प्राउड फील करता है, अगर आप देखा जाए तो वो कहाँ का ब्रेन है, वो हमारे इंडिया का ही ब्रेन है। आप किसी भी जी। कंट्री को देख लीजिए, उसका हेड इंडियन है। अगर इस ब्रेन को हम रोक सकते हैं तो इस कंट्री को कोई डेवलप, मतलब नंबर 1 बनने में कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, बात करें तो फिलहाल आपको मैं सर, आपको तो खैर पता ही होगा कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसको लेकर के 50 साल पूरे हो भी चुके हैं। और हमारी वायुसेना पूरा उससे विजय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट भी कर रही है, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ पूरा देश उसको मना भी रहा है। तो सर कैसा रहा आपका वो, क्या सोचते हैं कि वो जो उस समय का टाइम था, आज पूरा देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो किस तरीके की आपके अंदर क्या भावनाएं आती हैं? देखो साहब, उस चीज के लिए लगता है कि मैं अभी भी मैं तक वही यंग पायलट हूँ, नहीं कि ओल्ड पायलट हूँ। उस बात को अगर देखते हुए, और जो हमने जो डिस्प्ले किया उसने एयरफोर्स ने उस 71 में, वो कमेंडेबल है। मतलब उसको अगर देखा जाए तो इतना बड़ा और इतने छोटे समय में किसी भी दुश्मन को घुटने टिका देना, और उसके बिल्कुल। 90,000 मतलब उसके मतलब जवान मतलब प्रिजनर बना लेना, ये एक हिस्ट्री रहेगी वर्ल्ड में। इतना शायद वर्ल्ड वार में भी कहीं भी किसी ने इतना इतना मतलब प्रिजनर नहीं बनाया। तो जब आज उस बात को हम याद करते हैं कि मतलब उन जवाबाजों के जिन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाई कर दी देश के उस टाइम के लिए, तो वी फील प्राउड कि उनका जो रक्त गया वो वेस्ट नहीं गया। और आने वाली जनरेशन हमेशा मतलब उनको मतलब एक आइकन के रूप में देखेगी। बिल्कुल। सर कहीं न कहीं बात करें तो देश में लगातार कोशिश की जा रही है कि सेनाओं को डेवलप किया जाए, लगातार आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सेना के बीच में हथियारों को लेकर भी लगातार ऑब्जेक्शन करते रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा सेनाओं को वो उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सरकार मतलब सेना को एक बेहतर डेवलपमेंट के जो वेपन्स होते हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। बात अगर करें राफेल जो जेट समय को मिलने वाले हैं, फ्रांस से मिल भी चुके हैं कहीं, उसको लेकर भी कितना बवाल हुआ है वो भी आपके सामने था। तो किस तरह देखते हैं कि सरकार क्या सही तरीके से प्रोसेस करवाती है, या फिर बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सेना की मिशनरी में, सेना की जो वेपन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं धांधली करने की कोशिश करते हैं? देखिए साहब, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसको तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। जी। पर पर इन चीजों को वही आदमी समझ सकता है जो पेट्रोटिक को, इतना मैं आपको बता देता हूँ। जी। जो आदमी अगर देशभक्त होगा तो वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, और वो देश की प्रायोरिटी सबसे पहले लेगा। राफेल देखो, आप कुछ भी देखिए, मैंने कहा आपको एयरक्राफ्ट में, आपको एक आज हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है जी। वर्ल्ड में। मैं ये तो नहीं कहता नंबर है, पर वर्ल्ड में वो सबसे कमजोर नहीं है, इतना मैं आपको बिल्कुल। बताना चाहूँ। वो कहीं नहीं, उसमें भी मतलब इतनी है जो मिसाइल है। पहले क्या होता था, पहले एक होती थी जो फाइट होती थी, उसको भी हमें बोला करते डॉग फाइट। डॉग फाइट का जी। मतलब होता है कि पीछे जाके फायर करना। जैसे जो कुत्ता पीछे नहीं आने देता, वैसे दुश्मन को भी एयरक्राफ्ट को हम पीछे नहीं आने, पहले ये हुआ करती। आज वो समय बदल गया। आज है, आपको 40 से 70 किलोमीटर की दूरी पर आपका दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपके रडार पे आया, एंड फायर एंड फॉरगेट। बस आपका जी। काम इतना ही तक वो रडार पे आना चाहिए, और वो फायर एंड फॉरगेट।
तो अपने आप मिसाइल उसको मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। यही चीजें अगर हम अब ये चीज मान लो अगर आपके पास है, लेकिन आपके पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो वार होगा वो सिर्फ मतलब एयर सुपरिटी पे होगा। और जितने भी जो छोटे मोटे जो होंगे, जो जैसे चाइना का अगर आप देखो, तो चाइना सबसे ज्यादा अगर अटैक करेगा वो ड्रोन से अटैक करेगा, ये भी मैं आपको बता देता जी हूँ। हाँ, तो हमें इंडिया को मतलब करना, तो जो पोस्ट पे ना, अब वो फिजिकल वार नहीं होगा जवानों जी। में ना, वो फिजिकल वार नहीं होगा आपको, मतलब वो ड्रोन पे, तो आप इसमें कितने गए। तो इस टाइप के छोटे छोटे एयरक्राफ्ट भी हमें कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो, मतलब ज्यादा भी नहीं तो हमारे पास होने चाहिए 10-20 हजार, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मतलब अपने जवानों को बचा के रखना और ये करना है तो। और जहां तक कि नई गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब एंड वह सबसे ज्यादा जो बात ये कि मेड इन इंडिया, कि उसका लोगों को चांस। बिल्कुल सर, मेड इन इंडिया के जरिए तो हम सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो जितने भी वेपन्स हम बाहर से खरीदते हैं, जितने भी हथियारों को हम बाहर से सेना के लिए खरीदा जाता है, उसको भारत में बनाया जाए, जिससे कि भारतीय सेना को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन सर बात करें आपकी, हम वापस चलते हैं आपकी जो जीवनी है, आपने किस तरीके से ज्वाइनिंग की थी एयरफोर्स को। मैं चाहूंगा कि आपकी जो लाइफ का ऐसा कौन सा एक प्राउड टाइम रहा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो आपका समय था, उसमें से कुछ पल जो आपके वाकई यादगार रहे हैं, वो अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आपके यादगार पल कौन से थे। देखिए ऐसे तो मैं, जब भी आप कॉकपिट में बैठते हो, तो आप ये फील करते हो कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मतलब आपको जहाज को आपको लेफ्ट में फ्लाई करना है, ऊपर जाना, नीचे जाना, एक पक्षी की तरह आप एक बर्ड हो। पर जहां तक आपकी मतलब जो मेरे सबसे जो यादगार जो अगर बात मैं आपको बताऊं, 2003 में एक एयर रेस ऑर्गेनाइज हुई थी इंडिया में। तो ये 2003 का मतलब कि 100 साल पूरे किए थे राइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। पर अगर जी आप उसको, तो उसमें 64 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट लिया था इंडिया के, ऑल फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, और मैं उसमें ईस्ट में था। उस रेस में मैंने भी भाग लिए थे, मैं उस टाइम एनसीसी में कमांड कर रहा था, तो मेरे साथ थे 5 लड़के और 5 लड़कियां एज ए को पायलट। अब मैं आपको बताऊं, मैं व्हाट इज इट, जमशेदपुर से बीटा जाना था। रास्ते में वेदर इतना खराब था कि आप सोच नहीं सकते। मेरा को पायलट था, वो उल्टियां कर रहा था, एंड जी मतलब मुझे भी लगा कि मैं शायद आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। पर एनीवे, मेरा एक अपने आप पर, मेरी मशीन पे एक कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको आई विल मेक इट। बात यहाँ से यही आती है कि जो विनर और लूजर में सिर्फ कुछ ही सेकंड का फर्क होता है। जी और बिल्कुल। वही मैंने उस चीज में सीखा। अगर मैं उस दिन में तक गिव अप कर जाता, तो मैं उसमें फर्स्ट नहीं आता। जहां तक मेरा बेस्ट पार्ट था जो लाइफ का, जो अगर मैं कहूँगा, मैं वनराज एयरविंग एनसीसी से कमांड कर रहा था, और जितने मैं लड़कों को ट्रेनिंग दी, उसमें से आज मेरे स्टूडेंट वो एयरफोर्स में है, हमने गोल्डन जुबली मनाई, वो एयरफोर्स में, आर्मी है। और जब मैं मिलता है तो मुझे प्राउड फील होता है कि ये मेरा स्टूडेंट था और वो इतना अच्छा कर रहा है। जहाँ तक एयरफोर्स है, एयरफोर्स की लाइफ तो ग्लोरियस लाइफ है। आप कभी मरने के बारे में सोचते नहीं हो, आप सिर्फ जीने के बारे में सोचते हो। तो हर रोज मतलब आपके लिए एक नई लाइफ है। बिल्कुल सर, एयरफोर्स की जो डिसिप्लिन है, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, तीनों का डिसिप्लिन के मामले में कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक कहीं पर नहीं होता है तब तक कोई भी चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं बात करें, आपके जीवन में आपको कई कबार अवार्ड भी मिले हैं। जैसे कि मैंने आपसे जब बात की थी, आपने मुझे बताया कि 1977 में आपको अवार्ड मिला था, और कई बार आपको अवार्ड मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को वो बताएं कि आखिर वो अवार्ड्स आपको किस कारण, किस शौर्य को लेकर के आपको दिए गए थे। देखिए मेरा जो ग्लाइडिंग कंपटीशन होता है, ग्लाइडर में इंजन नहीं होता, जी तो वह कंपटीशन था दिल्ली के अंदर। और उसमें पूरे हर स्टेट से एक दो अवार्ड्स मिले। एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपना काम करो ऑनेस्टली, जैसे कहते हैं ना, आपको अगर आप कर्म करते हो तो आपको किसी और की मतलब चिंता नहीं है। तो वही डिफेंस में एक चीज है सबसे बड़ी, कि आप अपना कर्म करो, या अपने साथ ईमानदार रहो,
सबसे पहले तो ईमानदारी अपने आप से, क्या जो गवर्नमेंट मुझे जो तनख्वाह दे रही है क्या मैं उसका सही जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सर हमारे दर्शक का सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है, तो इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं वो भारत के साथ चलते रहते हैं। आखिर इनका जो सुलझारा है, इनको वो जो फाइनल स्टेजी है, जो क्लीन अप है, वो कब तक हो पाएगा? कैसे माने कि इनका कब तक सुलझारा हो पाएगा? क्योंकि आसपास के देखिए, देशों का लगातार। नो, ये कभी सुलझाड़ा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। एक तब तक कोई सुलझाड़ा नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। मतलब किस तरीके से कोई तो ऐसी स्ट्रेटेजी या कोई प्लानिंग अगर ऐसी की जाए कि कहीं ना कहीं आप भारत की जो पड़ोसी देश हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपनी जो क्राइटेरिया बना रखा है हमने सीमाओं का, उसके अंदर रह करके शांतिपूर्ण तरीके से रहें। क्योंकि हमारा खुद का एक नारा है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। लेकिन परिवार के आसपास में ही ऐसे क्लैशेस होने के कारण कैसे वो परिवार पूरा आगे बढ़ करके एक साथ चल पाएगा? देखिए, ये तो आप सीखते हो ना, वहां तो ये चीजें नहीं है ना। वहां तो वो ये कहते हैं पूरा पूरा मतलब भारत ही हमारा है। वो तो ये कहते हैं हम इस पे जितना जल्दी कब्जा करें। एक कहावत है कि साहब, अज्ञानी को आप ज्ञान दे सकते हो, ज्ञानी को भी आप समझा सकते हो, पर हठी को आप नहीं समझा सकते हो। तो वहाँ ये जी। हाल है मतलब। और उनका सर्वाइवल, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसकी जो फौज है, उनका सर्वाइवल इसी बात के ऊपर है कि वो कितने मेरे देश भारत को गालियां दे, इसी बात पे उनको वोट मिलते हैं। जिस दिन वहां का जिस दिन वहां का नवयुग ये बात समझने लग जाएगा कि ये भी मेरे भाई हैं, तभी उस देश में शांति हो सकती है। नहीं तो प्रेजेंटली कोई चांस ही नहीं है उनका ये होने का। तो रही बात चाइना की, लेकिन जी जी चाइना वांट्स टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड। वो चाहता है कि मतलब कि भारत में मेरे अंडर में रहे, उसका भी है। जी। अब जब भारत भारत को उसने आंख दिखाई, तो भारत ने भी अपने हाथ दिखाए। उसने आंख दिखाए, हमने हाथ दिखाए। तो तब से वो सोच रहा है कि मेरा अब वो तो जीत नहीं सकता, तो उसका सबसे बड़े हथियार है कि पाकिस्तान को इंस्टिगेट करता रहे। एंड दैट्स जी। तो इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट इस एरिया में कोई पीसफुल होने का। हाँ सर, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ में अब अफगानिस्तान को भी कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आपको मालूम है कि भी जो अमेरिकी सेना है वो अफगानिस्तान से जा चुकी है। उसके बाद के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि कहीं ना कहीं चाइना भी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को। क्या माने कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी सपोर्ट दे करके भारत में हमले करवाने की कोशिश कर सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें भी पता है, और हर आदमी को पता होना चाहिए। चाइना की स्ट्रेटेजी यही है कि वो उनको इंस्टिगेट करेगा कि भाई तुम मतलब मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम ये दूंगा, तुम वहां मतलब ये करो। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना इज प्लेइंग वेरी वेरी मतलब बिग रोल ऑन दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, दे आर अवेयर ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड जिस तरह से हमने भी चाइना को मतलब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी से घेरा हुआ है, तो आप ये मत समझना कि चाइना इतना इजीली हमारे ऊपर मतलब आग दिखा पाएगा। बिल्कुल सर, थोड़ा मुद्दे से हम भट गए थे। वापस हम आते हैं कि आज वायुसेना दिवस है। हम एक बार फिर आपको बधाई देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे देश को हमारे वायुसेना के ऊपर आप पर गर्व है। लगातार आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, देश को हर तरीके से सुरक्षित आप लोगों ने रखा है। कहीं ना कहीं सर बात करें हमारे जो देश के युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़े? वायुसेना हो या फिर नौसेना हो या फिर सेना हो, या फिर देश के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में बहुत ज्यादा तरीके से आगे बढ़ करके भारत का नाम रोशन करे? देखिए, अगर आप बात करते हैं युवाओं की, तो आप एनसीसी स्कूल लेवल में कंपलसरी कर दीजिए। अगर आप डिसिप्लिन में चाहते हो कि मेरा युवा डिसिप्लिन में रहे, तो आप उसको हर स्कूल में आप मतलब एनसीसी कंपलसरी कर दीजिए। स्टूडेंट अपने आप ही मतलब डिसिप्लिन हो जाएगा। आप कभी भी जाइए जिस स्कूल में एनसीसी है, और आप देखना, आप जाके मतलब आप टीवी ले जाना और आप वहां जाके देखना। आप जी। एक विषय लगाना, एक विषय लगाना वहां, और वहां इतना ही कहना कि भाई एनसीसी वाले साइड में खड़े हो जाए। बाकी तो कोई भी एनसीसी का लड़का मतलब झुंड में खड़ा नहीं होगा, वो प्रॉपर वे उसमें डिसिप्लिन में खड़ा होगा, लाइन में खड़ा होगा। तो अगर मैं ये कहूंगा हर युवा को कि उसको एनसीसी लेना चाहिए। अपनी गवर्नमेंट को ये, अपने कॉलेज को ये कहना चाहिए कि हमारे स्कूल में एनसीसी होना चाहिए। एनसीसी के लिए आपको मैं ताजुब करेगा कि हम राजस्थान
उन उन प्रांतों में जहाँ सबसे कम एनसीसी है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जी गवर्नमेंट इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया कि नहीं हमारे ऊपर होने चाहिए। आप कर्नाटका में जाइए, आप उधर साउथ में जाइए, उनके तो आधे भी नहीं है मतलब। तो ये अगर आपको अगर चाहते हो कि मेरा युवा डिसिप्लिन रहे, तो आप उनको एक एनसीसी कंपलसरी कर दीजिए। आप देखो कितना डिसिप्लिन हो जाता है बच्चों के अंदर। सर आपने कभी हमारे देख, जी 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 बताएं बच्चा सर। यूनिफॉर्म में होता है तो उसका जी डिसिप्लिन अलग होता है। जी हाँ, सर हमारे दर्शक का एक सवाल है कि क्या राफेल विमान के आने के बाद, क्या राफेल विमान आने के बाद में हमारे जो डीआरडीओ है जो हमारे वेपन्स बनाते हैं, क्या वो आत्मनिर्भर बनने का कदम बढ़ाएंगे क्या इसके? जब राफेल अगर हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं तो फिर क्या डीआरडीओ हमारे क्या आत्मनिर्भर बन पाएगा इतना बनाने के लिए चीजों को? वो ऑलरेडी कर रहा है साहब। हाँ, जी वो ऑलरेडी इस प्रोसेस पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये दर्शकों को मतलब आप बताना उनको कि आप इस बात की चिंता है, गवर्नमेंट इस मामले में बहुत आगे है हमसे। राफेल से आने से पहले उसके वेपन के लिए हमने जो भी डील की है वो सब कुछ किया है, और इससे बहुत मजबूती मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, ये हमारे एक दर्शक का और सवाल है कि हमारे पास शस्त्र हैं, लड़ाई लड़ने में भी हम सक्षम हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने कदम है वो पीछे खींच लेता है, आखिर क्यों? ये तो आप अपने नेताओं से पूछो, मतलब हम तो तैयार है। मैं आपको एक जैसे बताऊं, मैं कारगिल के टाइम में जब हम इधर नॉर्थ में जब मोर और लेस में काफी कैजुअलिटी हो गई थी, तो हम दूसरा फ्रंट खोलना चाहते थे, गवर्नमेंट है इसमें। और हमें जो भी था हमारा टास्क था, हमें सबको मिल गया था, और हम सब पायलट बैठे हुए थे अंदर जो हमारे जो अंडरग्राउंड बेसमेंट है उसमें, सब कुछ बजा के 3 बजे करीब मैसेज आया कि 4:30 बजे कुछ पहला स्ट्राइक था हमारा जो होना था। 3 बजे मैसेज आया कि भाई होल्ड इट। और हमने वही समझ गया, सब के सब हम हताश हो गए कि अब लड़ाई, ये फ्रंट नहीं खोलेगा। तो ये तो आप अपनी गवर्नमेंट से पूछिए कि वो क्या चाहती है। आपने देखा होगा कि जब एक एक स्ट्राइक में मतलब दुश्मन के क्या हवाले कर दिया हमने उसका। तो ये तो आप अपनी गवर्नमेंट को पूछो कि वो क्या चाहती है। सर साथ में उसने ये भी बोला है कि क्या भारत हमेशा गांधी के विचारों पर ही चलेगा या फिर चाहे कितना भी नुकसान हो क्यों ना हो, क्या हमारे सैनिक ऐसे ही शहीद होते रहेंगे क्या? देखिए, ये देश राम का भी है, ये देश कृष्ण का भी है। जब जी कृष्ण कृष्ण को भीष्म पिता से पूछा कि कृष्ण, जो आप तो राम थे, मर्यादा में थे, आपने जो किया क्या वो सही किया क्या? तो कृष्ण ने उसको यही उत्तर दिया कि अगर आपने सरकमस्टांसेस के साथ, सिचुएशन के साथ अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो आप डिफीट खाओगे। तो राम का जो दुश्मन था वो भी मतलब वो पढ़ा लिखा था। मेरे दुश्मन थे वो इतने पढ़े, वो उन्होंने भी चालाकी की, तो हम चालाकी से ही जीत सकते हैं। तो अगर आपने मतलब अगर अभी भी वही गांधी का देश लेके चलोगे तो आप इसमें कोई शक्का नहीं है कि आप डिफीट ही खाओगे। बिल्कुल सर, आपने भगवान श्री कृष्ण की बात की तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय वायुसेना का जो श्लोक है वो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को वो श्लोक बताएं, उसका अर्थ बताएं कि आखिर वायुसेना में उसका श्लोक का क्या अर्थ है और उस श्लोक से क्या पावर है वो आपको मिलती है। देखिए, जो हिंदू धर्म जो है ना, वो जी साइंटिफिक है। अगर आज कोई साइंस को अगर कोई किसी से कोई टकराव है तो वो सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर है। जो हमारा जो स्लोगन भी जो है, उसको जो टच द नभ, नभ द टच द स्काई विद ग्लोरी, जो उसको मतलब वो लेते हैं, उससे आपको जब आप अगर आप जब कभी आप ये देखिए, बोल के ओम बोल के देखिए, आपको आपको अपने आप ऊर्जा आएगी, इस वर्ड में आपको हो जाएगी। तो जो हमने जो श्लोक लिया है ना, तो आप इसको जब भी पढ़ोगे आपको अपने आप एक ऊर्जा आएगी, जो फील ऑटोमेटिक, नहीं मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं अलग आदमी हूँ। तो इसीलिए जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो श्लोक लिया है जो भगवत गीता से, वो यही सोच के लिए। और आज उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप उसको कभी भी पढ़ के देखिए, आप अपने आप में ऊर्जा आएगी। बिल्कुल सर,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की थोड़ी सीमा की पाबंदी है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आपसे मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा कि हमारे देश के युवाओं को आप एक ऐसा कोई मोटिवेशन स्पीच या फिर कुछ ऐसा बात कही जिससे कि हमारे देश के युवा हमेशा से आगे बढ़े और ये कोशिश करें कि हम हमेशा और प्रण लें कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और देश के नाम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस देश के युवाओं को तो बाद में कहूंगा, पर मैं देश के टीचर्स को जरूर कहूंगा कि टीचर्स जी जो देश के हैं वही कर्मदाता है। अगर उन्होंने मतलब ये पेट्रोटिज्म नहीं सिखाया, अगर उन्होंने ये धर्म नहीं सिखाया देश के बारे में, जो जिस कारण से आज हमारा युवा भटक रहा है, तो हम इस देश को बचा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो आज अगर आप बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, आप देखिए उस आदमी का, उन बच्चों का कितना पेट्रोटिज्म अपने देश के बारे में। उसका कारण वो बच्चे नहीं है, उसका कारण है टीचर। तो अगर मेरे देश के टीचर अगर उन बच्चों में मतलब ये भावना भरेंगे कि देश के बारे में, तो हम सस्टेनली सक्सेस होंगे। यूथ को मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं भी कभी भी बात हुए, मेरा देश अगर पहले है तो हम भी हैं, और अगर मेरा देश ही नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं। तो आप हमेशा अपना देश के फील प्राउड करो। मेक श्योर कोई आपके देश के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाए, ऐसा काम कभी मत करना। और अगर आप देश के बारे में सोच के चलोगे तो आपको कोई जी नीचे दिखा नहीं सकता। तो मेरा देश सबसे पहले ऊपर होना सर, चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमेशा जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। मैं सभी युवाओं से निवेदन चाहूंगा कि जो सर ने कहा है कि हमेशा डिसिप्लिन में रहें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, देश के खिलाफ या देश के कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे देश का नाम खराब हो। पूरे विश्व में हमें हमारे देश की छवि को आगे बढ़ाना है। जो हमारा ध्येय है, हमारा वचन है, वो हमें आगे लेकर जाना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक, जय हिंद।